Hello students, I hope all of you are staying home and safe. So today we are going to start our exercise and question answers of chapter number 13, that is unique unison man and nature. So let's start. Your first question is, describe the village Kolugudipatti. Village Kolugudipatti is a small village in Tamil Nadu where the people do not use crackers on Diwali for the safety of birds. तो जो कोलुगुडीपट्टी है वो एक विलेज है. कौन सी स्टेट में है वो विलेज? इन तमिलनाडु. और वहाँ पर जो लोग हैं वो क्रैकर्स को बर्न नहीं करते बिकॉज दे डोंट वांट टू हर्ट द बर्ड्स. वो क्या सोचते हैं कि अगर हम क्रैकर्स को बर्न करेंगे तो जो बर्ड्स हैं उन्हें बहुत ज़्यादा लॉस होगा. तो कोलुगुडीपट्टी के जो विलेजर्स हैं वो कभी भी क्रैकर्स को बर्न नहीं करते ऑन दिवाली. क्वेश्चन इज एक्सप्लेन यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल. हमें इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है. दिस स्टेटमेंट मीन्स दैट अ ग्रुप ऑफ पीपल कैन डू अ वर्क इन गुड वे बट इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अ सिंगल पर्सन टू डू एवरीथिंग. मीन्स अगर हम यूनाइटेड होंगे तो हम एक बहुत डिफ़िकल्ट वर्क को भी बहुत ईजिली कर सकते हैं, लेकिन एक सिंगल पर्सन के लिए कोई भी वर्क करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है. ठीक है, अगर हम यूनाइटेड होंगे तो हम बहुत सारे गोल्स को ईजिली अचीव कर सकते हैं जो सिंगल पर्सन के लिए पॉसिबल नहीं होता कई बार. नेक्स्ट इज द स्टोरी एंड्स विद अ ब्यूटीफुल मैसेज एक्सप्लेन. मीन्स जो यूनिक यूनिसन एक स्टोरी है उससे हमें क्या मैसेज मिलता है? दिस स्टोरी गिव्स अस द मैसेज दैट वी शुड केयर फॉर एवरी एस्पेक्ट ऑफ नेचर. मीन्स हमें जो भी नेचर के एस्पेक्ट हैं उनकी सबकी जो है केयर करनी चाहिए. हमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि जस्ट ह्यूमन बीइंग की हेल्प करनी चाहिए, हमें एनिमल, बर्ड्स, जो भी नेचर के वेल बींग्स हैं, ट्रीज, उन सब की हमें केयर करनी चाहिए. नेक्स्ट इज व्हाट हैपन्स व्हेन पीपल आर यूनाइटेड फॉर अ वैलिड कॉज. जब जो लोग हैं वो एक वैलिड कॉज के लिए यूनाइटेड होते हैं तो उससे क्या होता है? When people are united for a good reason, then it is possible to achieve things and get positive results more easily. मतलब जब बहुत सारे लोग मिलकर एफर्ट करते हैं तो अपने गोल्स को अचीव करना और डिफ़िकल्ट थिंग्स को ईजिली वे से करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है. नेक्स्ट इज मैन एंड नेचर मस्ट को एग्जिस्ट पीस एंड हार्मनी. जस्टिफाई द स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ दिस चैप्टर. इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि मैन और जो नेचर हैं उन्हें साथ साथ रहना होगा पीस और हार्मनी बनाए रखने के लिए. इस स्टेटमेंट को हमें एक्सप्लेन करना है, जस्टिफाई करना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, और इस चैप्टर के बेस पे. ठीक है, हमें इस चैप्टर के बेस पे देखना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है. दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू बिकॉज द ह्यूमन बीइंग्स गेट all things from the nature and it is their duty to protect the nature in return. स्टेटमेंट ट्रू है क्यों? क्योंकि जो ह्यूमन बीइंग है वो अपनी मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो है नेचर से लेते हैं. ठीक है, तो उनकी भी ड्यूटी बनती है कि वो नेचर की केयर करें और नेचर को प्रोटेक्ट करें. ठीक है, तो ये एक उनके बीच में को एग्जिस्टेंस हो गया कि वो एक दूसरे के बिना दोनों जो हैं अधूरे हैं, एक दूसरे के बिना वो सर्वाइव नहीं कर सकते. Next question is, what sacrifice did the villagers make for the sake of the birds? कि जो villagers हैं वो birds के लिए कौन सा sacrifice करते हैं? The options are they sacrificed burning crackers. वो crackers को burn नहीं करते. Second is they sacrificed the celebrations of Diwali. वो दिवाली को celebrate नहीं करते. They sacrificed lighting of earthen lamps. वो earthen जो मिट्टी के lamps होते हैं उनको नहीं जलाते. एंड दे सेक्रीफाइड देयर लाइव्स. वो अपनी ज़िंदगी को सेक्रीफाइस करते हैं, मतलब अपनी जान दे देते हैं. द आंसर इज दे सेक्रीफाइस्ड बर्निंग क्रैकर्स. वो क्रैकर्स को बर्न नहीं करते. ठीक है. नेक्स्ट इज बर्ड्स ट्रैप्ड इन नेट यूनाइटेड अलॉन्ग विद नेट फ्लू द फ्लॉक बिकॉज ऑफ. फर्स्ट ऑफ ऑल इस आंसर के लिए आपको इस लाइन का मीनिंग पता होना चाहिए. हमने एक पोएम पढ़ी थी ना चैप्टर के एंड में कि अगर जाल में सभी बर्ड्स को ट्रैप कर दिया जाए तो वो अगर इकट्ठे पॉजिटिव वे से सब एक साथ मिलकर अपने एम की तरफ बढ़ेंगे तो वो नेट को भी अपने साथ उड़ा के जा सकते हैं अगर वो सारे एक साथ उड़ने लग जाएं. ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है, क्या रीज़न है इसका? फर्स्ट इज़ विंड. क्या वो हवा की वजह से सारे नेट को उड़ा के ले जाएंगे, या यूनिटी की वजह से, या डर की वजह से, और रेन की वजह से?
सो द आंसर इज यूनिटी। अगर इनमें यूनिटी होगी, वो सारे एक साथ उड़ना स्टार्ट करेंगे तो वो नेट को भी अपने साथ उड़ा के ले जा सकते हैं। नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द एक्सरसाइज। The exercise for this chapter contains subject verb agreement. It is a very easy topic, students, so listen it carefully to understand. Singular subjects need singular verbs, plural subject needs plural verbs. कि अगर जो आपका सेंटेंस है उसमें सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आप उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ करोगे, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब यूज़ करोगे। सी द एग्जाम्पल, माई ब्रदर इज़ अ न्यूट्रिशनिस्ट। तो ब्रदर क्या है, एक सिंगल है, तो वहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, इज़ इज़ अ सिंगल वर्ब। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ माई सिस्टर्स आर मैथमेटिशियंस। इसमें सिस्टर्स की बात की गई है, मतलब मोर देन वन सिस्टर। तो यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम प्लूरल वर्ब आर यूज़ करेंगे। The indefinite pronouns anyone, everyone, someone, no one, nobody are always singular and therefore require singular verbs. अब आपको ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि जो प्रोनाउन anyone, everyone, someone, no one, nobody हैं वो हमेशा सिंगुलर होती हैं और उनके साथ हमेशा हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं। सी द एग्जाम्पल, everyone has done his or her homework। ठीक है, तो यहाँ पे हमने हैज़ यूज़ किया एवरीवन के साथ, क्योंकि एवरीवन जो है वो एक सिंगुलर प्रोनाउन है। द प्रोनाउंस नेदर एंड एदर आर सिंगुलर एंड रिक्वायर सिंगुलर वर्ब्स। इसी तरह नेदर और एदर जो है वो भी सिंगुलर हैं, उनके साथ भी सिंगुलर वर्ब हमेशा यूज़ करते हैं। इवन दो दे सीम टू बी रेफरिंग इन अ सेंस टू टू थिंग्स। मतलब जब हम नेदर और एदर की बात करते हैं तो हम टू थिंग्स की रेफरेंस देते हैं ना, कि दोनों में से कोई नहीं, नेदर दिस नॉर दिस, लेकिन फिर भी ये इन्हें जो है हम सिंगुलर लेते हैं और इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज़ होती है। सी द एग्जाम्पल, नेदर ऑफ द टू ट्रैफिक लाइट्स इज़ वर्किंग। यहाँ पे टू ट्रैफिक लाइट्स की बात हुई है, लेकिन नेदर जो है वो सिंगुलर प्रोनाउन है, इसलिए हमने यहाँ पे सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करनी है। द वर्ड्स देयर एंड हेयर आर नेवर सब्जेक्ट। मतलब अगर हमें सेंटेंस में जो स्टार्टिंग है वो देयर और हेयर से हो रही है तो हम उन्हें कभी भी एज अ सब्जेक्ट नहीं लेंगे। ठीक है, देयर और हेयर कभी भी सब्जेक्ट नहीं होते। सी द एग्जाम्पल, देयर आर टू रीजन्स फॉर दिस। मतलब देयर जो है वो इसमें सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन हमने टू रीजन्स की बात की है तो ये हमारा सब्जेक्ट है, इसलिए हमने क्या किया, प्लूरल वर्ब यूज़ की, दैट इज़ आर। देयर इज़ नो रीज़न फॉर दिस। यहाँ पे नो रीज़न सिंगुलर है तो इसलिए हमने सिंगल वर्ब यूज़ की। तो हमें इससे क्या पता चला कि जो देयर हैं हम उन्हें कभी भी सब्जेक्ट की तरह यूज़ नहीं करते। इवन जो सेंटेंस है वो देयर से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन फिर भी देयर और हेयर कभी भी सब्जेक्ट नहीं होते। नेक्स्ट इज, सम वर्ड्स एंड इन एस एंड अपीयर टू बी प्लूरल बट आर रियली सिंगुलर एंड रिक्वायर सिंगुलर वर्ब्स। अब इंग्लिश में हमारे पास कुछ वर्ड्स जो हैं वो ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में एस लगा होता है, फिर भी वो प्लूरल नहीं होते, सिंगुलर होते हैं। ठीक है, जनरली हम जब किसी वर्ड को प्लूरल बनाते हैं तो उसके पीछे एस या एस यूज़ करते हैं ना, लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जिनके पीछे एस भी होता है लेकिन फिर भी वो प्लूरल नहीं होते। एग्जाम्पल देखो, द न्यूज़ फ्रॉम द फ्रंट इज़ बैड। न्यूज़ एक वर्ड है जिसके पीछे एस लग रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो प्लूरल नहीं है, न्यूज़ एक भी हो सकती है। ठीक है, तो उसे हम इसलिए वहाँ पर सिंगुलर वर्ब इज़ यूज़ करेंगे। फ्रैक्शनल एक्सप्रेशन सच एज हाफ ऑफ, अ पार्ट ऑफ, अ परसेंटेज ऑफ, अ मेजोरिटी ऑफ आर सम टाइम सिंगुलर एंड सम टाइम प्लूरल डिपेंडिंग ऑन द मीनिंग। मतलब जब भी हम इन फ्रैक्शनल एक्सप्रेशंस को यूज़ करते हैं सेंटेंस में तो हम पहले देखेंगे कि सेंटेंस का मीनिंग क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग हम चेक करते हैं कि कई बार ये जो हैं उन्हें हम सिंगुलर लेंगे, कई बार प्लूरल लेते हैं। तो जैसे आपके पास सेंटेंस आएंगे हम उनको पढ़ के ईजिली ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो है सिंगुलर है या प्लूरल है। द सेम इज़ ट्रू ऑफ कोर्स व्हेन ऑल, एनी, मोर, मोस्ट एंड सम एक्ट एज सब्जेक्ट्स। ऐसे ही ये जो आपके वर्ड्स हैं इनमें भी कभी कभी क्या होता है, हम अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस चेक करते हैं। Sums and products of mathematical processes are expressed as singular and require singular verbs.
मतलब अगर किसी भी चीज़ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का या प्रोसेस का हम सम करते हैं या प्रोडक्ट करते हैं वो हमेशा ही सिंगुलर होगा और उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी। द एक्सप्रेशन मोर देन वन टेक्स अ सिंगुलर वर्ब, मोर देन वन स्टूडेंट हैज़ ट्राइड दिस। ठीक है, जब मोर देन वन यूज़ करते हैं, मोर देन वन का मतलब आपको ये लगेगा कि वो प्लूरल है क्योंकि एक से ज़्यादा हो गया, लेकिन उसके साथ हमेशा हम सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है स्टूडेंट्स जो आपको माइंड में रखने होंगे ताकि आप एक प्रॉपर सेंटेंस क्रिएट कर सको। सी द एग्जाम्पल, अ लार्ज परसेंटेज ऑफ द ओल्डर पॉपुलेशन इज़ वोटिंग अगेंस्ट हर। तो यहाँ पे क्या है, अ लार्ज परसेंटेज ऑफ आ गया ना, तो वो सिंगुलर होएगा क्योंकि हम सिर्फ ओल्डर पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, इज़ वोटिंग अगेंस्ट हर। नाउ सी द क्वेश्चंस। Fill in the blanks with appropriate forms of verb. Choose the answers from the options given in the brackets. आपको इनमें अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट वर्ब यूज करनी है, सिंगुलर और प्लूरल। वन ऑफ माई फ्रेंड्स डैश गोन टू फ्रांस। यहाँ पे बेशक फ्रेंड्स है लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, दैट्स वाई वी हैव यूज्ड हैज़ हेयर। ईच ऑफ द बॉयज वाज गिवन अ प्रेजेंट। यहाँ पर भी बॉयज़ जो है वो आपको लगेगा कि प्लूरल की बात कर रहे हैं लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट ईच, सो हेयर वी आर यूजिंग सिंगुलर वर्ब वाज। नेदर ऑफ द कंटेस्टेंट्स वाज एबल टू विन अ डिसिसिव विक्ट्री। हेयर वी हैव यूज्ड वाज बिकॉज नेदर इज ऑलवेज सिंगुलर। हमने अभी भी पढ़ा ना कि नेदर जो है वो सिंगुलर होता है और उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होती है। ऑयल एंड वाटर डैश नॉट मिक्स। ऑयल एंड वाटर डू नॉट मिक्स, क्योंकि ऑयल और वाटर हम दो चीज़ों की बात कर रहे हैं, वो सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, तो उसके साथ प्लूरल वर्ब यूज़ होगी। ही एंड आई वर एट ऑक्सफोर्ड टुगेदर। यहाँ पर भी ही एंड आई की बात हो रही है, दैट इज़ नॉट सिंगुलर, दैट्स वाई वी हैव यूज्ड वर हेयर। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट एग्रीज विद द सब्जेक्ट। इसमें भी हमें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करेक्ट हो। एनी एंड हर ब्रदर, दो की बात हो रही है ना, दैट्स वाई आर विल कम हेयर। आर एट स्कूल। एदर माई मदर और माई फादर इज़, बिकॉज एदर जो है वो हमेशा सिंगुलर होता है, दैट्स वाई यहाँ पे क्या आएगा, इज़ कमिंग टू द मीटिंग। द डॉग और द कैट्स आर आउटसाइड। डॉग और द कैट्स, कैट्स प्लूरल है, डॉग या फिर बिल्लियाँ बाहर हैं, that's why R will come here. Either my shoes or your coat is always on the floor. Again the same rule as in second sentence, either is always singular. George and Tamara don't want to see that movies. George and Tamara दो की बात हो रही है तो plural है, that's why we have used don't here. Next is write the correct form of the verb in the space प्रोवाइडेड। हमें इसमें भी करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फिल करनी है। द लाइट्स ऑन द क्रिसमस ट्री डैश अ फेस्टिव एटमोसफेयर। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, लाइट्स, दैट्स वाई सिंगुलर वर्ब आएगी और प्लूरल तो हमने क्या यूज़ किया, क्रिएट। द डिस्टेंस बिटवीन द टू पोस्ट्स डैश 8 फीट। यहाँ डिस्टेंस की बात की है, द सब्जेक्ट इज डिस्टेंस नॉट द टू पोस्ट। टू पोस्ट आपका सब्जेक्ट नहीं है तो डिस्टेंस के लिए हम क्या यूज करेंगे, इज। करिन्स ब्रदर हु हैज़ ऑलवेज इंजॉयड बाईसाइकिल रिपेयर एंड मेंटेनेंस वर्क्स एट द बाइक शॉप ऑन द वीकेंड्स। यहाँ पर हमने सिंगुलर वर्ब यूज़ की बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट करिन्स ब्रदर एंड हु इज सिंगुलर। नेक्स्ट इज एवरी वोट हैज़ बीन काउंटेड। एवरी हमने अभी पढ़ा था ना कि एवरी के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज़ होती है। स्टोरीज अबाउट हैंक एरोन ऑलवेज मेक मी वांट टू प्ले बेसबॉल। अब यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, स्टोरीज। स्टोरीज इज प्लूरल सो वी यूज प्लूरल वर्ब हियर दैट इज मेक। So this was your exercise. I hope all of you have understood, and if any student have any problem they may ask to me anytime. Thank you students.